अक्सर मेरे मन में पढ़ने के मतलब से जुड़े कुछ सवाल आते हैं। जरा आप ही सोचिए, क्या सिर्फ अक्षरों को जोड़कर शब्दों को पहचानना ही पढ़ना है? क्या वाक्य के केवल शाब्दिक अर्थ को समझना ही पढ़ना है? या फिर क्या सिर्फ उस अर्थ को समझना जो पाठ सीधे से प्रदान कर रहा है, वो ही पढ़ना कहलाता है? नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका इस कोर्स में स्वागत है। मेरा नाम कनिका है। मैं करीब 10 वर्षों से स्कूल में हिंदी पढ़ा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पहले साझा किया कि पढ़ने के असल मतलब से जुड़े कई सवाल मेरे मन में आते हैं। मैं ये भी सोचती हूँ कि कैसे मैं अपने छात्रों के पढ़ने के कौशल को बेहतर करने में मदद कर सकती हूँ। क्या आप भी कुछ ऐसे सवालों को लेकर चिंतन करते हैं? शायद हमारा ये कोर्स आपके सवालों के जवाब खोजने में कुछ मदद कर सकता है। इस कोर्स में हम कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे, जिन्हें हम समझ से पढ़ने की रणनीतियां भी कह सकते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा ये कोर्स स्कूली शिक्षा के माध्यमिक स्तर के बच्चों में समझ से पढ़ने के कौशल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियों को विकसित करने में मदद करेगा। इतना ही, यह कोर्स NCERT द्वारा दिए गए पढ़ने के कौशल से जुड़े कुछ सीखने के प्रतिफलों से भी संबंधित है। उदाहरण के लिए, सरसरी तौर पर किसी पाठ्य वस्तु को पढ़कर उसकी विषय वस्तु का अनुमान लगाना और किसी पाठ्य वस्तु की बारीकी से जांच करते हुए उसमें किसी विशेष बिंदु को खोजना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना। NCFTE 2009 के लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण भाग है शिक्षकों की भाषा क्षमता और संचार को विकसित करना। इस उद्देश्य का एक जरूरी अंग पढ़ने के कौशल को बढ़ाना भी है। यह कोर्स हमारे पढ़ने के कौशल को भी सुधारने में शायद हमारी मदद कर सकता है। हम भी पढ़ने से पहले, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद साझा की जाने वाली रणनीतियों का प्रयोग समझ से पढ़ने और अर्थ का निर्माण करने के लिए कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोर्स के इस पहले भाग में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर समझ से पढ़ने का मतलब क्या है। पढ़ने के मतलब और उससे जुड़ी कुछ गलतफहमियों की झलक हमने अपने कोर्स पठन की प्रक्रिया को सहारा के भाग 1 में भी देखी थी। अगर आपने वो कोर्स अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें। उस कोर्स की समझ आपकी इस कोर्स में काफी सहायता करेगी। चलिए बिना देर करे पढ़ने के मतलब की गहराई से पड़ताल एक उदाहरण से करते हैं। हम आपको 7वीं कक्षा के 2 छात्रों ऋषभ और आमिर से मिलवाने जा रहे हैं। दोनों ही NCERT की कक्षा 7 की हिंदी की किताब में दी गई कविता शाम एक किसान पढ़ रहे हैं। क्या आप भी इस कविता को पढ़ना चाहेंगे? कविता को पढ़कर अगला बटन दबाएं। अब आइए ऋषभ और आमिर की उनकी अध्यापिका से हो रही बातचीत को ध्यान से सुनते हैं। अच्छा तो बताओ ऋषभ, तुम्हारे अनुसार ये कविता किस बारे में है? कविता एक पहाड़ के बारे में है जिसके पास नदी बह रही है। पहाड़ के पास और जितनी भी चीजें हैं उनका भी वर्णन किया गया है। ऋषभ, अगर कविता एक पहाड़ के बारे में है तो तुम्हारे अनुसार इसका शीर्षक शाम एक किसान क्यों है? तुम अगर कविता के साथ दी गई तस्वीर को देखो तो उसमें भी किसान दिख रहा है। मैडम, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। कविता में तो कहीं किसान की बात नहीं हुई। आमिर, तुम्हारे अनुसार कविता किस बारे में है? मैडम, कविता के शीर्षक को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि कविता किसान के बारे में है। हालांकि जब मैंने कविता के साथ दी गई तस्वीर को देखा तो मुझे भी ऐसा लगा जैसे पहाड़ की जगह किसान का चेहरा लगा दिया हो, इसीलिए लगा शायद पहाड़ के बारे में होगी। परंतु कविता का पहला छंद पढ़ने के बाद मेरा अनुमान गलत साबित हुआ, क्योंकि कवि किसान के रूप में शाम के प्राकृतिक दृश्य के बारे में बता रहा है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ एक किसान के समान बैठा है, यानी चित्रण तो किसान का हो रहा है, मगर बात नदी, आसमान, पलाश के जंगल आदि की हो रही है। जब मैंने पंक्तियों को पढ़ने के बाद दोबारा चित्र को देखा तो मेरा नया अनुमान मुझे ठीक लगा। ऋषभ, अगर कविता एक पहाड़ के बारे में है तो आखिरी छंद का क्या मतलब है? मुझे तो लगा जैसे मोर ने आवाज लगाई और उसी समय सूरज डूब गया। मैंने ये कल्पना की कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा, पर मुझे भी इनके बीच का संबंध समझ नहीं आया।
ऋषभ, अगर तुम दूसरे चित्र को देखो तो उसमें रात हो गई है और आखिरी छंद में भी शाम से रात होने के सफर का ही विवरण है। मैं समझा नहीं। पहले छंद में शाम का पूरा दृश्य शांत था, मानो जैसे सब कुछ रुक सा गया हो, और दूसरे में मोर की आवाज से शांति टूटी और दृश्य घटना में बदल गया। अभी तक सूरज स्थिर था, फिर डूब गया। आमिर, तुमने कविता के इस अर्थ का अंदाजा कैसे लगाया? मैंने पहले भी कुछ ऐसी कविताएं पढ़ी हैं, जिनमें कविता का अर्थ इतने स्पष्ट तौर पर नहीं दिया होता या अलग अलग लोगों और वस्तुओं की तुलना होती है। इस कविता में भी शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाना एक रूपक है और अलग अलग उपमा का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे आकाश का साफा इत्यादि। आपके अनुसार दिए गए उदाहरण में आमिर कविता को ऋषभ से बेहतर क्यों समझ पाया? ऋषभ ने कविता के केवल शाब्दिक अर्थ को समझा। ऋषभ ने कविता के शीर्षक और चित्रों के बारे में गहराई से नहीं सोचा। ऋषभ ने कविता के संपूर्ण अर्थ पर ध्यान दिया। आमिर ने कविता के अर्थ के बारे में तुक्के मारे। आमिर का ध्यान सिर्फ अलग अलग शब्दों पर ही नहीं, कविता के संपूर्ण अर्थ पर था। आमिर ने पहले पढ़ी हुई कुछ समान कविताओं से इस कविता की तुलना की। अगर ऋषभ ने कविता के साथ दिए गए चित्रों और उसके शीर्षक पर ध्यान दिया होता, तो वह कविता में हो रहे शाम से रात के बदलाव पर गौर कर पाता। ये शायद उसकी कविता के अर्थ को समझने में भी मदद करता। इतना ही नहीं, उसने कविता के अर्थ को गहराई से समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि बहुत ही सतही तौर पर कविता पढ़ी। और तो और, हमारे अनुसार आमिर ने कविता के अर्थ के बारे में तुक्के नहीं मारे, बल्कि चित्रों, शीर्षक आदि पर ध्यान देते हुए कविता के अर्थ के बारे में अंदाजे लगाए। आमिर अपने पूर्व अनुभवों को प्रस्तुत कविता से जोड़ने से भी इस कविता की संरचना को समझ के साथ पढ़ पाया। तो हमारी अभी तक हुई बातचीत से एक बात तो स्पष्ट है कि समझ से पढ़ने का मतलब केवल लेख में दिए शब्दों को पहचानना या डिकोड करना ही नहीं है। और तो और, ये सिर्फ शब्दों और वाक्यों के अलग अलग अर्थ को पहचानना भी नहीं है, बल्कि अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ना और कई सारी संज्ञात्मक प्रक्रियाओं का नतीजा है, जिसमें हम सक्रिय ढंग से पाठ के साथ जुड़ते हैं। चलिए अर्थपूर्ण तरीके से पढ़ने को एक और उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अधूरे वाक्य को ध्यान से पढ़िए। मैं छाता ले आई क्योंकि मैंने सोचा था आज बहुत तेज। जब मेरे कुछ साथियों ने इस वाक्य को पढ़ा तो खुद ब खुद उनके मन में बारिश होगी या धूप निकली होगी आ गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? आपके अनुसार आप अधूरे वाक्य को पूरा कैसे कर पाए? दिए गए विकल्पों में से जो विकल्प आपको उपयुक्त लगते हैं, उन्हें क्लिक करके अपना जवाब सबमिट करें। आपने वाक्य के अधूरे हिस्से के बारे में तेज शब्द से अंदाजा लगाया। आपने बिना सोचे समझे वाक्य पूरा किया। आपने सोचा कि छाते का इस्तेमाल हम अधिकतर धूप या बारिश में ही करते हैं। आपने ऐसा कोई वाक्य पहले पढ़ा, सुना या बोला होगा। यानी कि अर्थपूर्ण तरीके से पढ़ने के लिए आपने अपने पूर्व ज्ञान और वाक्य के बारे में अपने अंदाजे का प्रयोग किया। इसी विषय में फ्रैंक स्मिथ ने अपनी किताब अंडरस्टैंडिंग रीडिंग में पढ़ने के मूल मतलब को व्याख्यान करना या इंटरप्रिटेशन बताया है। उनके अनुसार पढ़ने का सही आशय समझ बनाना है। वे कहते हैं कि पढ़कर समझ बनाने के लिए हम पढ़ने के दौरान पठन सामग्री को अपने उस ज्ञान, उद्देश्यों और उम्मीदों से जोड़ते हैं जो हमारे मन में पहले से ही मौजूद हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी पाठ, कविता या विवरण का अर्थ पाठक न सिर्फ शब्दों के मतलब के आधार पर, परंतु अपनी जानकारी, अनुभवों और विचारों के अनुसार देता है। जरा सोचिए, क्या आप भी पढ़ते समय ऐसा करते हैं? शायद पढ़ाते समय हम ये भूल जाते हैं कि पढ़ने का असली मतलब पाठ के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ना है और उसके अर्थ का निर्माण करना है। इतना ही नहीं, पठन सामग्री को अपने विचारों से जोड़ना ही सही मायनों में समझ से पढ़ना है, जिसे हम अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स में पाठ का मतलब अलग अलग पठन सामग्री से है, जैसे कि कविता, उपन्यास, कहानी, यात्रा विवरण, निबंध, अखबार, जानकारी पूर्ण लेख इत्यादि। समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया को बेहतर जानने के लिए ये जरूरी है कि हम पढ़कर समझने के 3 स्तरों को जानें, जो हैं शाब्दिक,
अनुमानिक और मूल्यांकन। ये जानकारी हमें पूरे कोर्स के अलग अलग भागों में काफी काम आएगी। तो चलिए इन स्तरों को जानने की यात्रा पर चलते हैं। दिए गए गद्यांश में केशव नाम के नन्हे फनकार की बात हो रही है। गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। इस उदाहरण को हम आगे जाकर पढ़ने के स्तरों को समझने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पढ़ने के बाद अगला बटन दबाएं की ओर बढ़ते हैं। हर स्तर को जानने के लिए उस पर क्लिक